डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने लगाई असम में चुनावी हुंकार। कांग्रेस यूडीएफ पर घुसपैठियों और दंगाइयों को ठिकाना देने का लगाया आरोप। कहा असम घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनेगा, घुसपैठियों को खींचकर निकालेंगे। लखनऊ में आकाशवाणी लखनऊ का 89वां स्थापना दिवस। सीएम योगी ने आकाशवाणी के प्रसारकों को किया सम्मानित। पद्म पुरस्कार पाने वाली विभूतियों का किया गया सम्मान। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा पशुपालन बना ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। उत्तर प्रदेश देश बना सबसे अधिक पशुधन वाला राज्य। मिशन मिलियन के तहत गोवंश संरक्षण और आर्थिक मदद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां असम में भी सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने असम में जीत की हैट्रिक मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। असम के बारपेटा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस यूडीएफ पर घुसपैठियों और दंगाइयों को ठिकाना देने का आरोप लगाते हुए इन पार्टियों पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाया। कहा कि असम घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनेगा, घुसपैठियों की खींच कर निकालेंगे। उनके साथ सहयोगी बन करके असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। लेकिन एनडीए की डबल इंजन की ये सरकार असम को असम की संस्कृति के साथ जोड़ करके असम की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करते हुए, उसका संरक्षण करते हुए एक एक घुसपैठी को असम की धरती से बाहर करके यहां की डेमोक्रेसी को चेंज करने की साजिश को विफल करने का काम अगर कोई कर रही है तो डबल इंजन की एनडीए की असम की सरकार कर रही है। वह विरासत का सम्मान भी कर रही है और असम के अंदर बेहतरीन विकास का काम भी कर रही है। बहनों और भाइयों, ये काम केवल मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। देश के अंदर जहां जहां भी एनडीए की बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी ने वह करके दिखाया है। याद करिए, अयोध्या में उत्तर प्रदेश के अंदर राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। असम से भी राम भक्त जाते थे, हम नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस थी, कांग्रेस ने कहा राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेस के सहयोगी दलों ने राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। 500 वर्षों की जो तमन्ना थी, आज वह अयोध्या में साकार हुआ है। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी लखनऊ के 89वें स्थापना दिवस पर अनेक विभूतियों को सम्मानित किया। इन विभूतियों ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित होकर उत्तर प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। वहीं आकाशवाणी की सफलता में नींव के पत्थर रहे वरिष्ठ लोक सेवा प्रसारकों को भी सम्मानित किया गया। सीएम योगी ने कहा कि सम्मान पाने वाले लोगों का योगदान खुद के लिए नहीं, बल्कि देश, प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए है। सीएम ने कहा कि नींव के पत्थरों को ढूंढना व सम्मानित करना गौरव का क्षण होता है। मुख्यमंत्री ने पद्म पुरस्कार प्राप्त विभूतियों को सम्मानित किया। सीएम योगी ने आकाशवाणी केंद्रों को ऊंचाई देने वाले वरिष्ठ लोक सेवा प्रसारकों को भी सम्मानित किया। लगता है जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाता था, वहां आकाशवाणी जरूर पहुंच जाती थी। गांव हो या शहर, और ये आजादी के पहले की यात्रा है। 1938 तब ये देश आजाद नहीं हुआ था।
पहली धुन वंदे मातरम की, आकाशवाणी लखनऊ से। याद करिए 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। 1937 में कांग्रेस ने फिर यह तय किया कि नहीं, इसके पहले 2 छंद गाए जाने चाहिए, और 1938 में आकाशवाणी लखनऊ से वंदे मातरम का गायन हो रहा है। आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वह एक मंच आकाशवाणी बना था देश की आजादी के दौरान भी। उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और शिक्षा माफियों के हौसले पस्त हो गए हैं। स्कूल चलो अभियान चालू किया गया है, मुफ्त किताबें और मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन क्षेत्र तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। प्रदेश सरकार की योजनाओं, आधुनिक तकनीक और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए पशुपालकों की आय बढ़ाने और रोजगार सृजन पर जोर दिया जा रहा है। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार की नीतियों से पशुपालन अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ बन चुका है। उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। योगी सरकार शिक्षा में बहुत गंभीरता से काम कर रही है। कंपोजिट विद्यालय बनाए जा रहे हैं। अभी स्कूल चलो अभियान प्रारंभ कर दिया है और अब उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में बहुत सुधार किए गए। यह कंपोजिट विद्यालय में इंग्लिश की पढ़ाई भी हो रही है और कॉन्वेंट स्कूलों की तरह प्राथमिक विद्यालयों की वेशभूषा भी कर दी है। प्राथमिक विद्यालय में हम शिक्षा में अच्छी पढ़ाई भी देने का काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा कि अब हजूर के बेटे भी हजूर नहीं होंगे, हम ऐसी शिक्षा पद्धति लाएंगे कि मजूर के बेटे भी हजूर हो। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता में सरकार पर तीखा हमला बोला। महंगाई के सवाल पर अजय राय ने कहा, पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने तथ्यों को छुपाया और गुमराह किया है। आम जनता परेशान है, भयावह स्थिति है, अभी आगे और महंगाई बढ़ेगी। सरकार अधिकारियों से पूरी तरह गलत काम करा रही है, ईमानदार को अच्छी पोस्टिंग नहीं दे रहे, काम नहीं दे रहे हैं। सरकार कह रही है सब चंगा है, लेकिन अभी भी हेल्पलाइन में काम करने वालों को पैसा नहीं दे रहे। सरकार सबको, अपने कर्मचारियों को परेशान कर रही है। स्मार्ट मीटर पर अगर रोक नहीं लगी तो पूरे प्रदेश में हम बिजली विभाग का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर काम में माहिर है, पूरी तरह से यहाँ से लेकर दिल्ली तक मिले हैं। पूरे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है और सरकार ने हमेशा तथ्यों को छिपाया है, सही बात नहीं बताई और केवल गुमराह किया और इससे आम जनता परेशान है। ये बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी तो महंगाई शुरुआत हुई है, आप देखते रहिए, पूरी तरीके से ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। कई अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, जैसे रिंकू सिंह ने भी हाल ही में इस्तीफा दिया, लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं, क्या देखते हैं? नहीं, सरकार पूरी तरीके से इन लोगों से गलत कार्य कराना चाहती है, अधिकार नहीं देना। जो ईमानदार आदमी है, जो काम करने वाला व्यक्ति, उसको ये पूरी तरीके से स्वच्छता नहीं दे रहे, उसको अच्छी पोस्टिंग में नहीं दे रहे और कहीं पर भी काम उनको करने नहीं दे रहे। सर, यूपी में वक्फ संपत्तियों को लेकर नई नियमावली आई है, उस पर कह रहे हैं कि इससे भ्रष्टाचार रुकेगा या विवाद बढ़ेगा। अब मैं इसको भी देखा नहीं, इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। सर, जो आप की गिरफ्तारी करने की बात, तो आप समझ सकते हैं कि आज ये बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं मोदी योगी जी कि हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस है, हमारे यहाँ सब कुछ बढ़िया चंगा सी, और अपने ही जो उनका हेल्पलाइन पे लोग काम करने वाले हैं उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। इससे पूरी सरकार पूरी तरीके से अपने कर्मचारियों को और आम लोगों को परेशान कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक बार फिर युवाओं की सफलता की मजबूत आधारशिला बनकर उभरी है। यूपीपीसीएस
2024 के परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों ने इस योजना को अपनी सफलता का अहम कारण बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की है। चयनित अभ्यर्थियों ने एक स्वर में कहा कि योगी सरकार की यह पहल न केवल शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि प्रदेश के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने का मंच भी दे रही है। रायबरेली के हर्ष सिंह, जिन्हें यूपीपीसीएस 2024 में 7वीं रैंक प्राप्त हुई है और डिप्टी एसपी पद पर चयन हुआ है, उन्होंने बताया कि अभ्युदय योजना से जुड़कर उन्हें तैयारी के हर चरण में मार्गदर्शन मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू की तैयारी में भी इस योजना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। हर्ष सिंह ने ऐसे युवाओं के लिए एक महत्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी योजना बताते हुए कहा कि इससे प्रभावशाली युवाओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है। इस वर्ष की जो यूपीपीसीएस 2024 की परीक्षा का जो परिणाम आया है, उसमें मुझे 7वीं रैंक मिली है डीएसपी कैटेगरी में और मुझे डिप्टी एसपी के पद पर मेरा चयन हुआ है। तो शुरुआत से पहले तो मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी और उसी के दौरान असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम दिया था। अपेक्षित सफलता शुरुआती चरण में तो नहीं मिली, लेकिन उसी समय से जो सीएम की अभ्युदय योजना है उससे मैं जुड़ा था। ये सरकार की जो अभ्युदय योजना है उसके अंतर्गत जो गरीब बच्चे हैं, जो संसाधनों के अभाव में कोचिंग नहीं ले पाते हैं, तो परीक्षा में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा एक बेहतर प्रयास है। उनको आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है, निःशुल्क भोजन। और मेरा यूपीपीसीएस 2024 में सिलेक्शन हुआ है और मेरा नैब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ है और मैं अभ्युदय जो 9 की कोचिंग है और उसके जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो फैकल्टी है, उसने मेरी बहुत मदद की। गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर राहुल जाट पर देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल हालात में भी राहुल चौधरी उर्फ राहुल जाट खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचा। मोदीनगर क्षेत्र के सीकरी कला इलाके में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब नेशनल हाईवे 58 के पास एक ढाबे के बाहर गैंगस्टर राहुल चौधरी उर्फ राहुल जाट पर फायरिंग कर दी गई। बताया जा रहा है कि राहुल जाट अपने किसी परिचित से मिलने आया था। इसी दौरान वह ढाबे के बाहर कुछ सामान लेने के लिए उतरा और जैसे ही वापस गाड़ी में बैठा, पैदल आए बदमाश ने उस पर गोलियां बरसा दी। इस हमले में राहुल जाट को 4 गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद खुद ही करीब 30 मिनट तक गाड़ी चलाकर गाजियाबाद के निजी अस्पताल पहुंच गया। राहुल जाट गांधीनगर मोदीनगर थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिस पर हत्या, रंगदारी समेत 2 दर्जन से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज है। घटना की जानकारी पुलिस को अस्पताल से मिले मेमो के जरिए हुई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। ये रात 9:30 बजे एक राहुल चौधरी नाम का व्यक्ति है, जो हमारे यहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है, हालांकि वर्तमान में राजनगर में रह रहा है। कल रात में ये अपने जानने वालों से मिलने आया था, तो जो वहाँ सीसीटीवी फुटेज है उसको देखा गया तो उसमें पाया गया कि जब ये सिगरेट लेके गाड़ी में बैठा तो एक आदमी पैदल आया और उस पर फायरिंग की, जिसके बाद ये इसके द्वारा यहाँ एडमिट ना होकर ये सीधे जो है मधुबन बापूधाम में यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। वहाँ से मेमो के जरिए सूचना प्राप्त हुई। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास कर रही है, लेकिन महोबा जिले में तैनात स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का अंदाजा भी इसी से लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नियमों को दरकिनार कर भारी मात्रा में एक्सपायर हुई दवाइयों को डिस्पोज करने की जगह सड़क किनारे खुले में फेंक दिया गया। सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पड़ी दवाइयों में सिरप, टैबलेट, आई ड्रॉप शामिल है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुए स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर दवाइयों को देख निस्तारण करने की बात कही है। फिलहाल प्रभारी सीएमओ ने मामले में जांच कर लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरखारी के अधीक्षक डॉक्टर विनय पटेल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सड़क किनारे पानी के गड्ढों में पड़ी एक्सपायर दवाओं की जांच कर उच्च अधिकारियों को जानकारी देकर मामले से अवगत करा दिया। मौके पर मिली दवाइयों को सीएचसी चरखारी की होने की बात को सिरे से नकार दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है
कि स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा एक्सपायर दवाओं को सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढों में फेंक दिया गया, जिससे जानवरों के पीने के लिए गड्ढों में भरा पानी दूषित हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि चरखारी से सुपा रोड पर सड़क किनारे रात के अंधेरे में बड़ी मात्रा में दवाएं फेंक दी गई हैं, जिससे जानवरों को पीने के लिए गड्ढों में भरा पानी प्रदूषित हो गया है। जो दवा ड्रग वेयर हाउस में आती हैं और एक्सपायर कर जाती है, तो उनके डिस्पोजल के लिए सेंटर है कानपुर झांसी में, वहाँ पे भेजी जाती हैं। और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सपायर होती हैं, ये बायोमेडिकल वेस्ट की गाड़ी आती है, उसका हमारे विभाग से अनुबंध है। उसमें पीले रंग की पन्नी होती है, थैला होता है, उसमें डाल के वहाँ भेजी जाती है। जो जानवर रात के कोई फेंक गया है और जानवर पानी पीते हैं, अब एक जानवर बीमार हो गया था तो उसको अब ठीक कराया, पहला कहीं ना था पानी होते हटा के ला। ये हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, तो मैं इसके लिए मौका मुआयना करने चलाया था, और जबकि ये हमारे यहाँ की कोई सप्लाई नहीं है, और जो आई ड्रॉप मिला है जो हम लोगों को कभी CSC चरखारी में सप्लाई नहीं। ये जानवर यहाँ पानी भरा से जानवर पी ले तो जानवर के लिए नुकसानदायक है। कितनी मात्रा में दवा है? अब ये नहीं हम बता सकते, क्योंकि काफी है, कई जगह डली है, एक जगह नहीं, कभी 10-12 जगह फेंकी गई है। मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने अपने पिता को लाठी डंडों से पीट कर मार डाला, जिस गांव में हड़कंप मच गया। बताते चलें कि कोतवाली क्षेत्र घोसी के ग्राम पंचायत इंद्रपुर निवासी बुजुर्ग को उसके पुत्र ने सोते समय भोर में लगभग 4 बजे लाठी डंडों से मारकर हत्या कर दिया, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि बसाऊ का पुत्र दिमाग से विक्षिप्त था और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक बेटे ने अपने पिता, जो उनकी उम्र 55 साल थी, रात्रि में सोए हुए थे, लोहे की राड से मार करके घायल कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। और उनका बेटा है 22 वर्ष का, जिसकी शादीशुदा है, जो मानसिक रूप से परेशान रहता है, और उसके द्वारा ये घटना की गई है और अभी तो गिरफ्तार किया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है, विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। सर, सिर्फ मानसिक रूप से परेशान होने पर ही मार के हत्या कर दिया है कि और? ये घर वालों को बताना है कि ये थोड़ा परेशान रहता था, पत्नी मायके में रहती है, तो इस बात की पूरी जांच की जा रही है, या और कोई कारण है या कोई यही कारण है, तो इसको बारे में पूरी गहराई से सामने। ऐसे हिरासत में लिया गया है? ऐसे हिरासत में लेके पूछताछ की। बिलारी तहसील के ग्राम मनकुला में संचालित एक फैक्ट्री से फैल रहे वायु और जल प्रदूषण को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फैक्ट्री में पुराने टायरों को जलाकर तेल निकालने का काम किया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र का वातावरण गंभीर रूप से प्रदूषित हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यह फैक्ट्री गैर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही है। फैक्ट्री से निकलने वाला काला धुआं और जहरीले कण आसपास के 10 से 15 गाँव मनकुला, नरूखेड़ा, चौधरपुर, रुस्तमपुर, गुलखड़िया और अहरोला मलपुर के लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि इस तरह का प्रदूषण कैंसर और टीबी जैसी घातक बीमारियों को जन्म दे सकता है। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रभारी शुभम राठी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी बिलारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें फैक्ट्री की तत्काल जांच और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। जिला मुरादाबाद की बिलारी तहसील में एक गांव पड़ता है मनकुला, जो कि नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है। वहां पर एक फैक्ट्री लगी है, टायर जलाने की कह लो या टायर पिघलाने कह लो, उससे मॉइस्चर भी निकलता है, जिसकी वजह से वहां का निकलने वाला पानी और धुएं में कार्बन के कण हैं मोटे मोटे, जिसकी वजह से वहां पे सारी फसलें खराब हो रही हैं। ज्ञापन में जो फैक्ट्री चल रही है उससे जो कार्बन निकल रहा है तो उससे फसल खराब हो रही है। कोई प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधि मंडल तथा कुछ ग्रामीणों ने शिकायत की है। चूंकि प्रकरण पोल्यूशन डिपार्टमेंट से संबंधित है, अतः आरओ पोल्यूशन को इस संबंध में अवगत कराया गया है और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि 3 दिन में वो इस संबंध में जांच करके और विस्तृत रूप से अपनी जांच आख्या से अवगत कराएंगे। यदि फैक्ट्री में किसी प्रकार के नॉर्म्स की अवहेलना हो रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कानपुर नगर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आयोजित फाइटिंग डिजिटल एडिक्शन कार्यक्रम में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग युवाओं की एकाग्रता और मानसिक संतुलन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।
उन्होंने बताया कि अब डिजिटल युग में व्यक्ति की काबिलियत का आकलन डिजिटल क्रोशेंट से होगा, जो उसके डिजिटल व्यवहार को दर्शाता है। डीएम ने कहा कि आज की अटेंशन इकोनॉमी में तकनीकी प्लेटफॉर्म लोगों को लंबे समय तक जोड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके का उपयोग करते हैं। ऐसे में तकनीक से दूरी नहीं बल्कि संतुलित उपयोग जरूरी है। मदरागनी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से आज डिजिटल एडिक्शन को रोकने के लिए कानपुर विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय मुख्य अतिथि पर थे और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा। सर, आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास रहा? हाँ, आज हम लोगों ने कानपुर यूनिवर्सिटी से अलायंस करके और हमारी जो मदरागनी की हमारी संस्था है पारुल जी के सहयोग से एक डिजिटल एडिक्शन जो हमारी एक प्रॉब्लम है और उससे कैसे हम नेगोशिएट करें, उसका साइंस उसके पीछे क्या है और जो अटेंशन इकोनॉमी है वो कैसे काम कर रही है और कैसे हम ही लोग प्रोडक्ट बने जा रहे हैं, इस पर काफी विस्तार से प्रस्तुतिकरण हुए हैं। मैंने भी कुछ बातें रखी हैं और आई एम वेरी थैंकफुल टू कानपुर यूनिवर्सिटी, टू वीसी साहब ऑल्सो, प्रोफेसर संदीप एंड ऑफकोर्स रजिस्ट्रार साहब एंड स्पेशली पारुल जी कि उन्होंने मेरे इस विजन में मुझे सहयोग किया। और ये यंग बच्चे हैं, अगर हम उनको सही मैसेज आज पहुंचा पाते हैं तो मैं समझता हूं कि जो हमारा यूथ है, जो मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत का, वो मीनिंगफुली नेशनल सर्विसेज में भी और पर्सनल एक्सीलेंस में भी आगे निकल सकेगा। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, जैसे पारुल जी इसको लीड कर रही हैं और भी हमारे बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं। प्रोफेसर गणेश साहब जो हमारे साइकेट्रिस्ट हैं, कानपुर के माने जाने प्रोफेसर राधिका जी, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इकट्ठे हुए हैं। मुझे लगता है कि ये इनिशिएट मैं कर रहा हूँ और आई विश कि ये स्केल अप हो और लोगों को फायदा हो। बतौर मुख्य अतिथि आए थे, बड़े ही सौम्य स्वभाव और निष्पक्ष कार्यशैली से कानपुर में पहचाने जाते हैं और यहाँ पर जो एक युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, वो मोबाइल और गेमिंग की लत से लगातार बढ़ रहे हैं। 90% लोग इसका शिकार हो रहे हैं और इसी से बचाने के लिए मदरागनी वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था लोगों को अवेयर करने के लिए। एपीएन न्यूज के लिए कुणाल सिंह, कानपुर। लखनऊ में एक बार फिर सिने जगत और शिक्षा का अद्भुत संगम होने जा रहा है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा आगामी 6 से 12 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन का आगाज कानपुर रोड स्थित सीएमएस ऑडिटोरियम में पोस्टर और लोगो अनावरण के साथ हुआ। यह फिल्मोत्सव न केवल भारत बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बाल फिल्मोत्सव है। इस साल इसमें 53 देशों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिलेगी। आयोजन के दौरान कुल 329 चुनिंदा बाल फिल्मों का निःशुल्क प्रदर्शन किया जाएगा। शाहजहांपुर में हनुमान जयंती के मौके पर हनुमत धाम पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सांसद साध्वी निरंजन ज्योति शामिल हुए। इस दौरान मशहूर गायिका स्वती मिश्रा और साध्वी निरंजन ज्योति ने भजन गीत गाए। कार्यक्रम के दौरान हनुमत धाम पर 104 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम बताया और सुरेश कुमार खन्ना को उनका हनुमान बताया। जो आज भजन संध्या हुआ है और पूरा एक तरह से मिनी कुंभ की तरह हरिद्वार की जो पौड़ी पर जो दृश्य हम लोग देखते हैं, वो दृश्य शाहजहांपुर में दिखाने वाले हम सब के संत परम पूज्य सुरेश आनंद जी महाराज